तो राधे राधे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है अपना बैच बहुत अच्छे वे में चल रहा है, बहुत दमदार अपन तैयारी कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में मून स्टार बैच में आपके सामने पेश है वीर विकास गुर्जर। और आज जो अपना टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, बहुत ही दमदार टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मैं कह सकता हूँ समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, लोकेंद्र आ गया, चेतन, राधे 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 राधे। तो आज आप सारे लोग, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, देखो अपन ने लगभग इसमें जो बेसिक चीजें थी वो कवर कर ली है एनिमल में। एक दो टॉपिक जब अपने हो जाएंगे उसके बाद अपने पास ब्रीड्स, आपकी जो नस्लें हैं, पशुओं की नस्लें, प्लस आपका जो डेयरी वाला पोर्शन है वो बचेगा। बाकी जो जिसको अपन कह सकते हैं ना फंडामेंटल आधार, इसका जो बेस है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से एक एक क्वेश्चन उठता है, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं कि बेटा इस टॉपिक से पहले के सालों में सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल ऐसा क्वेश्चन आया था और ऐसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है और ऐसा इसमें पूछ सकता है। वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, डिस्कस कर ली है। चलो आज अपना टॉपिक है पशुओं में प्रजनन। कौन सा टॉपिक है अपना? पशुओं में प्रजनन। पशुओं में प्रजनन, ठीक है। पशुओं में प्रजनन। अब एक चीज में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बेसिक से अपन चलेंगे। राधे 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 राधे, हैप्पी गणेश चतुर्थी भाई लोगों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। दिलीप, पिंटू, राम राम भाई, है ना। पशुओं में प्रजनन, देखो प्रजनन जो होता है, मैं कह सकता हूँ ब्रीडिंग, क्या कह सकता हूँ इसको? ब्रीडिंग। और चाहे से वो पशुओं में हो, चाहे से वो ह्यूमंस में हो, चाहे वो किसी में भी हो, प्रजनन एक चीज। तो पहली चीज बताऊं, जब अपन लिविंग सजीव जब पढ़ते हैं, कोई भी लिविंग सेल के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी जीव के बारे में पढ़ते हैं जो सजीव है बेटा, तो जब अपन सजीवों के लक्षण पढ़ते हैं तो उनमें एक लक्षण ये भी आता है कि सजीव वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, मेटाबॉलिक चीजें इसमें होती है। ठीक है, उत्सर्जन वो करते हैं। तो पहली चीज तो है कि ये सजीवों का गुण है, इसमें सजीव ही करेंगे, निर्जीव करेंगे नहीं। और सजीव क्यों करेंगे, बात यहाँ पे आती है। कोई भी चीज की वजह अपने को मालूम होना चाहिए। क्यों करेंगे सजीव? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। भाई प्रजनन क्यों करते हैं? मनुष्यों के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रजनन क्यों होता है? संतति जो पैदा करते हैं, क्यों करते हैं? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। और प्रजनन में आप सबको पता है कि दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं सजीवों की मैक्सिमम बात करूं तो दो की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा। ठीक है, नर और मादा। और वैसे अगर मैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर आपकी बात करूं बेटा प्रजनन की, कि ब्रीडिंग क्या होता है, तो उसमें अपन पढ़ते हैं कि दो प्रकार का आता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक जनन। जनन भी कह सकते हैं इसको, मैं प्रजनन कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं जनन। ठीक है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बात करूं बेटा, तो इसमें दो प्रकार से अपन पढ़ते हैं। और पशुओं में पढ़ रहे, मैं ये कह रहा हूं इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, ऑन कैमरा कह रहा हूं। और कहीं से भी आप पढ़ के आए हो, यहां से अगर क्लास देख रहे हो तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। जनन की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार का हो गया, लैंगिक जनन बेटा और आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, इस पे परस्पर नर व मादा, इस पे क्या होता है, नर और मादा, आपका जो मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं। समागम जिसको अपन कहते हैं पशुओं के अंदर, मेटिंग, मैथून, समागम की क्रिया इसमें होती है। ठीक है, दोनों परस्पर आपस में समागम करते हैं, मैटिंग करते हैं, सेक्सुअल इनमें कांटेक्ट होता है। देन क्या होता है, चीजें होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या है, एक मैं कह सकता हूँ कि जटिल प्रक्रिया है, टाइम लेने वाली प्रक्रिया है। इसमें जनन अंगों का विकास होता है, पहले वो सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। जनन अंगों का विकास होता है, फिर आपके मैटिंग होएगी, उसमें आपके जो नर जो आपका है मेल जो है, उसकी जो जनन कोशिकाएं हैं, उसके जो जननांग हैं, ठीक है, उसके शुक्राणु जो हैं, फिर मादा के जो अंडाणु हैं वो मिलेंगे, वो दोनों मिलेंगे तो आपके जो जाइगोट अंडज जो है उसका निर्माण होएगा, जाइगोट युग्मनज का निर्माण होएगा, फिर उससे भ्रूण बनेगा। फिर एक अपने को फिक्स टाइम पीरियड चाहिए भ्रूण के विकास के हेतु, उसको बोलते हैं अपन गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल अवधि, जो अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए कि किस नस्ल में, किस भैंस में, गाय में कितनी कितनी रहती है। फिर उसके बाद में जब इनका गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि पूरी हो जाती है बेटा, देन क्या होता है, इनमें डिलीवरी, प्रसव की क्रिया होती है। जो प्रसव की क्रिया के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि गाय और भैंस में बच्चा देने की क्रिया काल्विंग कहलाती है, भेड़ में लैम्बिंग कहलाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने कहला ली कि भेड़ का बच्चा लैम्ब कहलाता है, वो सारी डिस्कस हमने कर ली थी। और अलैंगिक में क्या होता है, देखो अलैंगिक में होता है कि नर और मादा की जरूरी नहीं, कोई भी एक हो सकता है, नर नर अकेला ही बच्चा पैदा कर दे। मतलब आपने सुना हो ना युगलीना का,
शरीर से कोई भी हिस्सा टूटा और एक नया भाग बन गया, अमीबा में जैसे हो गया, ठीक है, तो उनको आदमी और अपन मैं कह सकता हूँ स्त्री, मेल और फीमेल की नीड नहीं होती है। तो ये अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, अपन ये पढ़ रहे हैं जनन। अब जनन में पशुओं में पढ़ रहे हैं, तो पशुओं में चाहे 2 प्रकार का होता है मेनली पशुओं में जो जनन होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इनको हटा देते हैं अपन, ठीक है, ये समझाने के लिए थी। इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझाऊंगा मैं बिल्कुल जीरो से, आपको कभी भी इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा बेटा। पशुओं में जो जनन होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। मैं बात करूं पहला प्राकृतिक, जिसको मैं कह सकता हूं नेचुरल। क्या कह सकता हूं? क्या बात है, आज तो अच्छी संख्या में बच्चे आए हैं। अच्छा, ऐसा एनर्जी अलग ही मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो पशुओं में प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? नेचुरल प्रजनन। दूसरा कौन सा होगा बेटा? कृत्रिम, कृत्रिम या आर्टिफिशियल, कृत्रिम या आर्टिफिशियल प्रजनन। शब्द से समझ में आ रहा होगा, इसको आर्टिफिशियल इंसुमेशन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एआई। एआई, ये एआई वाला आप वाला एआई नहीं जो फोन से गूगल जेमिनी आप करते हो, वो वाला एआई नहीं, ये एआई में अभी समझाऊंगा। अब एक पशुओं में अपने क्या आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये, ठीक है। तो पशुओं में जो कृत्रिम प्रजनन होता है, इसका बेसिक थोड़ा सा आप समझोगे बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरली आपने देखा होगा, अपन गाय या अपनी जो भैंस है, ठीक है, अपनी जो गाय है उसको अपन गौशाला में लेके जाते हैं। जो मेल अपना जो काऊ होती है, जिसको अपन बोलते हैं सांड बुल, वो होता है, उसके पास लेके जाते हैं और दोनों सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते हैं, समागम की प्रोसेस इनमें होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या? प्राकृतिक प्रजनन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक प्रजनन। तो ये क्या है, चल रहा है जो अपने, ठीक है। पर ये जो है कृत्रिम प्रजनन, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार की पिचकारी होती है, एक विशेष प्रकार की पिचकारी होती है, जिसके माध्यम से नर पशु का वीर्य, सीमेन जो होता है, उसको क्या करते हैं? मादा की जननेंद्रियों के अंदर छोड़ा जाता है, जिसके बाद में क्या होती है? वो उसका गर्भ धारण हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्रजनन या एआई। डायरेक्ट आपने, अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं, आपको सुपरवाइजर की पोस्ट है, कोई बड़ी एओ की पोस्ट नहीं है, तो अपने को ग्राउंड लेवल की चीजें, प्रैक्टिकल चीजें आजकल पेपर में पूछते हैं, 1 लाइनर चीजें खत्म हो चुकी है, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, कहीं से भी समझ में आए, किसी भी वे में समझ में आए, आपको समझ में आना चाहिए। तो जो कृत्रिम प्रजनन अपना सीधा सा, डॉक्टर को बुलाते हो, डॉक्टर ग्लव्स पहनता है, ठीक है, और एक इतनी लंबी पिचकारी टाइप में जो होती है विशेष, अभी पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, कितना डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखते हैं सीमेन को, कैसे वो सीमेन आता है। आपने तो डॉक्टर को फोन कर दिया, कि हमारे फलानी भैंस है और उसके सीमेन देना है, ठीक है। इसमें एक चीज और नोटिस करना, आप जब फोन करते हो, जब वो उसमें मध्यकाल रहता है, मध्यकाल किसे बोलते हैं? और मध्यकाल के भी 3 भाग होते हैं, उसमें से कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है कि ज्यादा से ज्यादा संभावना हो कि अगर अपन सीमेन लगवा रहे हैं, एआई उसमें करवा रहे हैं, कृत्रिम प्रजनन उसमें करवा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संभावना, पॉसिबिलिटी ये हो कि वो गर्भ धारण हो जाए, उसका गर्भ ठहर जाए। तो उस टाइम अपन फोन करते हैं, फिर डॉक्टर अपने को कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूं। अब वो आ रहा है डॉक्टर, तो वो घर से तो लेके आ नहीं रहा सीमेन, जो उसका वो डंबर लेके आता है, जो टंकी लेके आता है बाइक के बांध के, आजकल बाइक वाले तो बंद हो गए, स्विफ्ट से आने लगे, क्रेटा से आने लगे पशुओं के डॉक्टर, क्योंकि अच्छा खासा कमा रहे हैं बेटा, है ना। तो वो जब लेके आता है और उसको खोलता है, अपन देखते हैं उससे धुआं निकलती रहती है, उसको बोलते हैं क्रायोकेनेजार यंत्र बोलते हैं। उसमें क्या टेम्परेचर कितना रहता है, फिर उसमें से वो पतली सी रिफिल निकालता है, जिसमें क्या होता है? वीर्य होता है, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। फिर वो अपने को, कई बार ये भी होता है, कई बार तो अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, कई बार उल्लू भी बना देते हैं अपने को कि कौन सी नस्ल का आपको सीमेन लगवाना है गाय के अंदर, ठीक है, सेम ब्रीड का लगवाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाना है तो इतने रुपए का लगेगा, ऐसे अपने से वो क्वेश्चन करते हैं। कई बार अच्छा भी लगा के जाते हैं, कई बार उसी के पैसे ले जाते हैं वो, राइट। तो वो क्या करते हैं, फिर उस सीमेन को निकालते हैं, फिर जो स्पेशल पिचकारी होती है उसमें डालते हैं, हाथ पे ग्लव्स पहनते हैं, और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जो जिनको मैं कह सकता हूँ जो टेस्टिंग किए हुए होते हैं या जो एक्सरसाइज किए हुए होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो डॉक्टर ही सही से इस प्रोसेस को कर पाते हैं। फिर वो ग्लव्स पहन के, ताकि इन्फेक्शन ना हो अपने जो फीमेल जो भी अपना पशु है उसको। देन वो क्या करते हैं, उस विशेष पिचकारी के द्वारा जो अपनी मादा पशु है उसके जननेंद्रियों के अंदर उस शुक्राणु को छोड़ देते हैं वहां पे। और वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, मध्यकाल की वो स्टेज होती है, अंतिम स्टेज होती है, ठीक है। तो वहां पे ऑलरेडी फुल एक्टिव क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। और जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते
जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, युग्मनज आपका बन जाता है। फिर उसी से धीरे धीरे एम्ब्रियो स्पर्म वहां बनता है, भ्रूण बनता है, विकास होता है और बच्चा तैयार होता है। समझ गए प्रोसेस क्या होती है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अपन भैंस को या गाय को अपन सांड के पास लेके जाते हैं अपनी गाय को, और फिर सांड और जो गाय अपनी है उनमें नेचुरल जो मैटिंग का प्रोसेस होता है वो ही सेम चीज होती है, ठीक है। इधर ये होता है। अब इन दोनों के अंदर पढ़ेंगे, इसमें दो ही विधियां हैं और ये विधि इतनी कोई खास नहीं है, यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। इस विधि में जो है वो पढ़ने का मजा आने वाला है। राधे राधे भाई लोगों, राधे राधे, नमस्कार भाई, नमस्कार। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं अपन कृत्रिम पहले अपन अगर प्राकृतिक विधि की बात करें ना, तो प्राकृतिक विधि में लगभग एक जो सांड है ना अपना, एक सांड से एक वर्ष में लगभग 80 से 100 गायें, 80 से 100 गायें गर्भित करवा सकते हैं अपन। अब ये आप ये पूछोगे कि भैया जब सांड अपने गाय को गर्भित कर रहा था तो आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़ी? क्लियर, आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़ी? आर्टिफिशियल की जरूरत इसलिए पड़ी अपने को अच्छी अच्छी ब्रीड्स, क्रॉस ब्रीड्स ये तैयार करने के लिए। और एक सांड 80 से 100 गायें, अब गायें तो बहुत ज्यादा अपने को प्रोडक्शन लेना होता है, ठीक है। तो इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ी? कृत्रिम गर्भाधान की। और कृत्रिम गर्भाधान की अगर मैं बात करूं तो लगभग एक सांड एक वर्ष में 1000 से अधिक गायों को क्या कर सकता है? गर्भित कर सकता है। मतलब एक सांड के स्पर्म से एआई विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? 1000 से अधिक गायें। अब इधर तो कितनी थी? 80 से 100 गायें यहाँ पे थी कि 80 से 100 गायें अपन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रजनन, एआई, इसको बोलते हैं कृत्रिम योनि प्रजनन, ठीक है। कृत्रिम योनि प्रजनन बोलते हैं अपन, कृत्रिम प्रजनन, या फिर मैं कह सकता हूं कृत्रिम योनि प्रजनन, ठीक है। इसमें मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक चीज मेरे को समझ में आ रही है, जो कि यहां से आपको ये पढ़ाने से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये जो है इसमें लगभग एक सांड द्वारा लगभग 1000 से अधिक गायों को, 1000 प्लस गायों को एक साल में गर्भित करवा सकते हैं। गायों को एक साल में गर्भित करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो, इसकी जो गर्भ धारण की जो संभावना रहती है वो लगभग कितनी रहती है? 65 से 70% से प्लस ही रहती है, ठीक है। गर्भ धारण संभावना उसमें कम रहती है, इसमें क्या है, थोड़ी गर्भ धारण संभावना क्या होती है? कम रहती है। गर्भ धारण संभावना कम रहती है। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो भी तुम बता देना मेरे को। हाँ, अब इसकी बात करते हैं अपन कि ये जो है, इसमें पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा पहले मेरे का सर कल की क्लास क्यों नहीं हुई? कल ज्योग्राफी वाले सर आ गए थे, कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था बेटा लाइट को लेके, क्योंकि इन्वर्टर 2 घंटे बैकअप दे चुका था, इससे ज्यादा वो भी नहीं दे पाएगा बेचारा, है ना। सर्वप्रथम जो ये हुआ था वो हुआ था सन 1322 में। ये जो हुआ था कृत्रिम योनि वाला, सबसे पहले जो ये हुआ था 1322 में। एक अरब का सरदार था, अरब के सरदार द्वारा। ये वैसे ये नॉर्मल चीजें ये पूछता नहीं है, तो इनको लिखने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है। 1322 में एक अरब के सरदार द्वारा हुआ। अब आप बताऊंगा मैं इसके बारे में, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इसका प्रोसेस, पर मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है, जो प्रजनन में अपने काम में आती है और बार बार अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले वो चीजें एक बार अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद में अपन आगे देख लेंगे ये चीजें। जनन अंगों की जानकारी अपन देख लेते हैं बेटा। किसकी? जनन अंगों की जानकारी देख लेते हैं इसी में। आराम से, अपने पास खूब टाइम है, आराम से टाइमली सिलेबस करवा देंगे हम। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पशुओं में जनन अंग, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं मादा में, पहले उसमें कर लेते हैं नर में, नर और फिर मादा। अब जल्दी से आप मेरे को बता दोगे कि नर के अंदर प्राथमिक या जो मुख्य जनन अंग है वो कौन कौन से हैं? कमेंट अभी तक नहीं आया है। अच्छा, इसीलिए सर्कल, अच्छा कोई बात नहीं मोनू,
राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको पूछ रहा हूं कि नर जनन में अगर प्राथमिक की बात करूं तो कौन सा है? प्राथमिक की बात करूं तो कौन सा है? प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक या जो प्राइमरी जो आपका है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कौन सा है? प्राथमिक जनन अंग। अरे बहुत प्यारा टॉपिक है ये, कौन सा है? वृषण। वृषण है। ठीक है, अगर मैं बात करूं द्वितीयक, द्वितीयक जनन अंग, अधिवृषण। और उसके बाद में बात करूं सहायक, सहायक जनन अंग। ठीक है, सेम अपन हूबहू बात करेंगे मादा के अंदर, और आप बताओगे, क्योंकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखी है बेटा आपको। ठीक है, मादा जनन तंत्र है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक मादा का जनन अंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेम द्वितीयक या सेकेंडरी, द्वितीयक जनन अंग, जल्दी से कमेंट कर दो, अभी तक आया नहीं है। सहायक, सहायक जनन अंग, क्योंकि यहीं से टॉपिक आपका थोड़ा सा, हाँ अच्छा हंसराज का आया है, सर आज हिंदी की क्लास होएगी? हिंदी की क्लास क्यों नहीं होएगी, किसी भी आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, सारी क्लासें होएगी। ठीक है, अधिवर्षण शुक्रवाहिनी कौन सा है? अधिवर्षण, अधिवर्षण दिख रहा है ना सबको? शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण और शुक्रवाहिनी। अगर मैं बात कर रहा हूं आपके द्वितीयक, देखो प्राथमिक में आपके एक ही आएगा, प्राथमिक में आपके क्या आएगा? एक ही आएगा। कौन सा? वृषण सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अगर मैं बात करूं शुक्रवाहिनी हो गया आपका, अधिवृषण हो गया। एक तो हो गया टेस्ट, सर मुझे क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। यार ऐसे तो नहीं हो सकता, क्लास का नोटिफिकेशन तो सबको जा रहा है। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं अपन शुक्राशय, है ना, अधिवर्षण हो गया आपका, शीशन हो गया, शीशन। ये क्या है बेटा? द्वितीयक जनन अंग है। प्राथमिक में हमेशा एक ही जनन अंग आता है, ये चीज ध्यान रखना और इसको याद भी रख लेना। इसमें इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं? मूत्राशय भी आपका इसी में आता है, मूत्राशय। क्या हो गया? मूत्राशय। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मादा के अगर जनन अंगों में, तो प्राथमिक जनन अंग सबको पता है, क्या है? अंडाशय। क्या है बेटा? अंडाशय, सबको पता है। ठीक है, उधर वर्षण हो गया, इधर क्या हो गया? अंडाशय। अच्छा जसवंत बोल रहा है अंग्रेजी में बता दो, तो अंडाशय को अपन बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अंडाशय हो गया। और अगर मैं बात करूं द्वितीयक जनन अंगों की, तो द्वितीयक कौन से हैं? डिम्ड वाहिनी, ठीक है। द्वितीयक की बात करूं मैं अगर, थोड़ा सा ये समझने की चीजें हैं, मतलब आपको याद करना पड़ेगा बेटा ये कौन कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, ये दिया नहीं है, पर ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, वो अभी तब तो आपको मजा आएगा, तब ही इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन मोनू चला जाएगा, मैं आज देखता हूँ आपके एप्लीकेशन को सारा। ठीक है, हाँ क्या पढ़ रहे थे? हाँ इसमें आएगा डिम्ड ग्रंथि हो गया ना, यहाँ पे आएगा डिम्ड वाहिनी, डिम्ड वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? आपके सेकेंडरी में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? द्वितीयक मादा जनन अंगों के अंदर आते हैं। द्वितीयक मादा जनन अंगों के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? डिम्ड वाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय हो गया, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, योनि, भग, ये सब आ गए इसमें। अगर सहायक जनन अंगों के बारे में वैसे पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर सहायक जनन अंगों की बेटा मैं बात करूं, तो नर के अंदर कौन कौन से हैं? शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि, शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि। यहाँ पे देखते हैं नर के अंदर कौन कौन से हैं? शुक्राशय, शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि। ठीक है, मूल ग्रंथि भी आती है, एक मूलकादिक ग्रंथि भी आती है। सेम अगर मैं यही बात करूं आपके मादा के अंदर सहायक जनन अंगों की, तो मादा के अंदर जो आपका सहायक जनन अंग है उनमें अपन देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो वर्षण है, अब आप सोचोगे ये यहां से क्या अपने को महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या होता है? शुक्राणु, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। और जो नर है, नर के लिए जो हार्मोन है, मैंने बेटा उस दिन भी बताया था, कौन सा था? गर्भाशय गिरवा। भग क्या होता है अभी बताता हूं मैं, हाँ सुनो।
हाँ, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो वृषण है आपका, वृषण से क्या बनता है? मेनली शुक्राणु बनते हैं। और मानव का मतलब मैं कह रहा हूं, अगर मेल्स की बात करूं तो मेल्स का जो मुख्य हार्मोन है वो कौन सा है? आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे इंस्टाग्राम पे वगैरह, जो जिम वाले होते हैं, तो एक शब्द बार बार सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन, शाबाश अनिल, टेस्टोस्टेरोन। अनिल का आंसर आ रहा है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये क्या है? आपका नर हार्मोन है, याद रख लेना बेटा, ये क्या है? आपका नर हार्मोन है, नर हार्मोन। अब कृत्रिम जनन पे जाऊंगा मैं वापस, सिर्फ थोड़ी सी चीजें समझाने आया हूं। और जो आपका अंडाशय है उससे क्या होता है? मेनली चीज क्या होते हैं? अंडाणु, ठीक है। और अंडाणु बात कर रहा हूं मैं फीमेल्स के सबसे मेन ऑर्गन में जो चीजें अपनी हो रही है। और इसमें अगर बात करूं मैं फीमेल्स के अगर हार्मोन्स की, तो 2 हार्मोन है बेटा फीमेल के अंदर। बताओ कौन कौन से हैं? फीमेल्स के अंदर मेनली 2 हार्मोन है, और वो कौन कौन से हैं आप बताओगे जल्दी? अभी तक भी कमेंट नहीं आया है मेरे पास। अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया। मैं ही लिख देता हूं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं 2 हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन क्या है बेटा आपके? ये मादा हार्मोन है। ये दोनों ही हार्मोन क्या है बेटा आपके? मादा हार्मोन है। क्या है बेटा? रबर कहाँ गया इसका? ये रहा। ये दोनों ही क्या है बेटा आपके? मैं यहाँ पे फिर से इनको मार्क कर देता हूं। ये दोनों ही क्या है आपके? मादा हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन्स। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं रिवाइज करवा दिया है आपको। हाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। शाबाश, पिंटू का भी आ गया, विशाल का भी आ गया, विवेक का भी। आई थिंक ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा आपका कमेंट्स जो है मेरे को स्लो दिख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, कोई नहीं। हाँ, आपने पूछा भग क्या होता है, ठीक है। तो भग क्या होता है? जो फीमेल वेजाइना जो होती है, उसका सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसको अपन भग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? भग बोलते हैं। महिला योनि जो होती है मादा पशु में, जब अपन वेजाइना के बारे में पढ़ते हैं, इतना डिटेल्स में अपने को वेटनरी में पढ़ाते हैं या फिर अपन कोई पशु चिकित्सा के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाते हैं। सुपरवाइजर में सिर्फ अपने टॉपिक दिया हुआ वो कवर, पर ये मैं एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को 20 में से 20 क्वेश्चन बेटा अपने को कवर करने हैं। क्या करने हैं अपने को? 20 में से 20 क्वेश्चन कवर करने हैं। इसीलिए इन चीजों को अपन थोड़ा सा देख रहे हैं कि इनमें क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक भी पढ़ा सकता था, जैसे सब पढ़ाते हैं और अपन पढ़ते आए हैं, लोग बाग पढ़ा ही रहे हैं, है ना। और सही भी है वो। अब कुछ चीजें मैं इसमें और ऐड करता हूँ, ये तब तक लिख लो। मादा हार्मोन और नर हार्मोन आपका हो गया बेटा। हाँ, सही कमेंट कर रहे हैं सारे बच्चों का, सही कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। अब एक चीज आती है यौवना आरंभ, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं। मैं लिखूंगा, ज्यादा चीजें यहाँ पे वो नहीं करूंगा। यौवना आरंभ, सिर्फ हेडिंग्स। यौवना आरंभ, यौवन का आरंभ, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़े से लेट दिखते हैं आपको, कोई बात नहीं। हाँ, जवाब सबका देता हूं मैं। हाँ, कोई बात नहीं। थोड़े से लेट दिखते हैं आपको कमेंट, हम तो सवाल पूछते ही जवाब दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा ना, चेंज हो जाएगा। इतना लोड नहीं लेने का चीज़ों को, चीज़ें लोड लेने के लिए नहीं है, ठीक है। सुपरवाइजर बनने के लिए। मेरे को ये बताओ, यौवना आरंभ या प्यूबर्टी क्या होता है? यौवना आरंभ या प्यूबर्टी क्या होता है? अनिल बताएगा मेरे को, सुजनगढ़, अनिल जानी, यौवना आरंभ या प्यूबर्टी क्या होती है? पशु की वह उम्र, पशु की वह एज या उम्र जिस उम्र में उसके प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, क्रियात्मक हो जाता है। जो नर पशु है अपना, उसके वृषण एक्टिव हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाते हैं, उसके स्पर्म उसमें बनने लग जाते हैं, शुक्राणु बनने लग जाते हैं, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि किसी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सके, वो प्यूबर्टी है। और सेम बात अगर मैं फीमेल्स के लिए करूँ बेटा, तो फीमेल्स में क्या होगा? प्यूबर्टी किसे कहूंगा मैं? यौवना आरंभ। की फीमेल्स की वह उम्र जिसपे वह माँ बनने के लिए सक्रिय हो जाती है, या फिर उसका जो प्राथमिक जनन अंग है, अंडाशय वगैरह, या उनके जो जननेंद्रियां हैं, वो क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से कंप्लीट डेवलप जो हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्लियर बेटा? हाँ हाँ, क्लियर।
ठीक है, यौवनारंभ हो गया। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो एक चीज और होती है अपनी मध्यकाल या हीट पीरियड। मध्यकाल या हीट पीरियड, अब ये सब चीजें बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कृत्रिम प्रजनन में अपने काम में आने वाली है। मध्यकाल या हीट पीरियड, हीट पीरियड, या फिर इसको बोलते हैं पाली में आना, पाली में आना। ठीक है, ये क्या कहेंगे बताओ, जल्दी से मेरे को बता दो। 1 साल से, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को केजी गुजर बताएगा कि मध्यकाल या हीट पीरियड या पाली में आना जो है वो किसे कहूंगा मैं। केजी गुजर जल्दी बता दो मेरे को, इसको पाली में आना, ताव में आना, गर्मी में आना, हीट में आना, कुछ भी अपन कह सकते हैं। तो ये इस बताओ, जल्दी बताओ। अभी भी नहीं आया? मैं बता देता हूं तुम्हें, वह अवस्था जिसमें मादा संभोग की सबसे ज्यादा इच्छुक होती है, वह अवस्था जिसमें मादा संभोग की सबसे ज्यादा इच्छुक होती है, वह समय अवस्था या वह अवस्था जिस पर मादा संभोग की अत्यंत इच्छा या सबसे अधिक इच्छा होती है, संभोग की अत्यधिक या तीव्र, मैं कह सकता हूं कि तीव्र इच्छा होती है। या फिर अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो ये चीज मैं ऐसे कर सकता हूं कि उसमें हार्मोन लेवल इतना ज्यादा हो जाता है इस टाइम, कि इस टाइम अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आती है किसी मेल पशु के, ठीक है, किसी नर पशु के, तो वो क्या है 100% मैं ऐसे कह रहा हूं पूरी संभावना उसकी प्रेगनेंसी की, उसकी गर्भ धारण की। तो उस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, मध्यकाल या हीट पीरियड कह सकता हूं, मध्यकाल या हीट पीरियड कह सकता हूं बेटा। सही है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है, अगेती, मध्य और पश्य, अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, मध्यकाल जो होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती है, अगेती, अर्ली जिसको बोलते हैं, मध्य यानी मिड, और पछेती या पीछे वाली अवस्था। ठीक है, या पश्य अवस्था भी जिसको अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, पश्य अवस्था, पश्य या लेट, ठीक है। अब इनमें यहां से जो क्वेश्चन बनता है, देखो मेरा पढ़ाने का काम था वहीं पे पढ़ा के मैं चला जाता, पर यहां से जो क्वेश्चन बनता है 20 में से 20 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ठीक होंगे अपने। ठीक है, जो पहली अवस्था रहती है वो 0 से 8 घंटे, भाई अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको। ये जो होती है 0 से 8 घंटे, 8 से 18 घंटे, और ये 18 से 24 घंटे। अब आपने देखा होगा इसमें पशु की क्या होता है, आपने एक और शब्द सुना होगा साइलेंट हीट या शर्मिली गाय। यहां पे मैं लिख देता हूं शे, SHY, शे या शर्मिली गाय, शर्मिली गाय। या फिर मैं कह सकता हूं क्या, साइलेंट हीट, साइलेंट हीट। अब ये दोनों देखना यहां पे समझ में आएगा। और यहां से एक और चीज निकलती है क्या, टीजर बुल। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं एनिमल को रटने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। इसमें देखो आपने, आपको एक छोटी सी अगर मैं बात बताऊं, अपने घर पे भी अगर अपन डॉक्टर को बुलाते हैं सीमेन लगवाने के लिए, जो अपना AI वाला जो है, या अपन जिसको आर्टिफिशियल इंजुमेशन या कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम योनि विधि जिसको बोलते हैं, उसके लिए अगर अपन बुलाते हैं डॉक्टर को, या अपने गाय या भैंस को अपन गौशाला में लेके जाते हैं प्राकृतिक प्रजनन के लिए, प्राकृतिक जनन के लिए, तो उस टाइम भी क्या होता है, जब इसके देखो पाली में आना या हीट में आना या मध्यकाल के लक्षण क्या है, या तो पशु रंभाएगा आपका, या दूसरे पशुओं पे जाके छड़ेगा, ठीक है, या फिर उसका जो योनि वाला भाग है वहां पे आपको कुछ तरल पदार्थ दिखेगा, चिपचिपा पदार्थ, या जो हार्मोनल जो स्त्रावण है वो आपको वहां पे दिखेगा कुछ, ये सब चीजें होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मध्यकाल या हीट पीरियड। इसकी 3 अवस्थाएं होती है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अपने ऐसे करते हैं, पर साइंस की भाषा में अगेती, अर्ली, मिड और लेट। अर्ली जो होती है वो शुरू के 0 से 8 घंटे, इसमें पशु इतना ज्यादा नहीं करता। इस टाइम मादा जो ये फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं आता है। जो आपका मध्यकाल जो आता है वो मेल्स में नहीं आता, ओनली फीमेल्स में ही आता है, ठीक है, फीमेल पशुओं में। तो इस टाइम क्या होता है, इसकी सेक्स करने की इच्छा रहती है, मतलब मैटिंग करने की इच्छा रहती है। पर ये जो 8 से 18 घंटे वाला है ना, इसमें मिड वाले में बहुत ज्यादा इसकी इच्छा रहती है, और लास्ट वाले में फिर थोड़ा सा इसका जो हार्मोनल लेवल है वो कम हो जाता है। बट ये इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, आप कहोगे यार सर क्या बात बता रहे हो मेरे को, ये जो है मिड वाला है, ये क्या है, प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त
घर पे भी अगर आपकी गाय भैंस गर्भधान उसका नहीं हो रहा है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है, जिसको अपनी देसी भाषा में अगर बात करूं, तो उसकी मिड अवस्था में आप सीमेन लगवाइए, मिड अवस्था में उसमें चाहे आर्टिफिशियल करवाइए चाहे नेचुरल आप ब्रीडिंग करवाइए, कोई सा भी। तो समझ में आया यहाँ तक? हाँ भाई, अरे मेरे को ये बताओ, पढ़ने में तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई लोगों, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता दो। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ अपना, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई अपनी। अब मैंने ये दो चीज लिखा, शर्मीली गाय या साइलेंट हीट क्या होता है। शर्मीली गाय ऐसी, जो मैंने बताया ना, इसके जो लक्षण होते हैं, रंभाना, दूसरे पशुओं पे चढ़ जाना, वो लक्षण प्रकट नहीं करती हैं। या मैं इसको क्या कह सकता हूं बेटा, जो मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती हैं, ऐसी गायों को क्या कहते हैं अपन? शे काऊ, शर्मीली गाय, या इनको बोलते हैं साइलेंट हीट। किनको बोलेंगे? जो मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? साइल। अब ये क्या होता है कि यार भाई साहब, रोजाना इस टीजर बुल को क्यों पकड़ के ले आते हो? इससे क्या चाहते हो आप? मैं टीजर बुल को इसलिए लाया हूं क्योंकि जब पशुओं में कास्ट्रेशन करते हैं, नसबंदीकरण करते हैं, बधियाकरण करते हैं बेटा, तो दो चीजें पड़ी थी। कास्ट्रेशन में क्या कर रहे थे? नर के जो प्राथमिक जनन अंग थे, वृषण, उनको क्या कर रहे थे? नष्ट कर रहे थे, तो उसमें चीजें बन ही नहीं रही थी। कास्ट्रेशन का मतलब होता है बधियाकरण। और मादाओं के अंदर जब कर रहे थे तो अंडाशय को अपन शरीर से बाहर निकाल दे रहे थे, जिसको क्या कह रहे थे? स्पेइंग या स्पेड कह रहे थे। स्पेइंग और स्पेड कह रहे थे। पर दूसरी जो विधि थी, नसबंदीकरण, वैसेक्टोमाइजेशन जिसको कहते हैं, नसबंदीकरण में क्या कर रहे थे? वृषण को कुछ नहीं छेड़ रहे थे। ये जो अधिवृषण या शुक्रवाहिनी जो है, वृषण में स्पर्म बन गया, इनके माध्यम से ही तो आगे जाएगा, इनके माध्यम से। इनमें नली को काट के गांठ दे रहे थे। इसका मतलब मैंने आपको चीज बताई थी कि पूरा खत्म करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे बुल, सांड, ठीक है, जो बुल्लक आपका होता है, ठीक है। और अगर उसकी नली काटेंगे तो उसको बोलेंगे टीजर बुल। और ये नली क्यों काटी और ये टीजर बुल का क्या काम में आता है? पशु की मध्यकाल की पहचान करने हेतु, मध्यकाल की पहचान हेतु, मध्यकाल की पहचान हेतु यूज किया जाता है टीजर बुल। टीजर बुल में क्या होता है? स्पर्म्स बनते हैं, फीलिंग्स रहती है, इमोशंस रहते हैं। पर जब स्पर्म निकलता है, जब वीर्य या शुक्राणु का स्खलन होता है, जब वो बाहर निकलता है, तो वो पशु के, नर पशु के शरीर में ही रह जाता है, मादा पशु से मैटिंग होती ही नहीं है। पर पता जरूर चल जाता है। आपने देखा होगा गाय भैंस जब रहती है, अपन अगर नेचुरल उनमें ब्रीडिंग करवाते हैं, तो जो भी अपना नर पशु होता है वो गाय या भैंस के पास में जाता है, उसके चारों तरफ सूंघता है, देखता है, देन वो समागम मैटिंग की क्रिया करते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है। अगर वो सही टाइम पीरियड नहीं है तो वो मैटिंग नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो उसके लिए यूज किया जाता है टीजर बुल। और टीजर बुल किससे बनता है? नसबंदीकरण से बनता है, ठीक है। और मध्यकाल की पहचान हेतु किया जाता है। अब ये तो हो गया मध्यकाल। यहाँ पे एक और चीज आती है मेरे बेटा, वो आती है मध्यचक्र। क्या आता है? मध्यचक्र। अरे मैं कह रहा हूं बड़ा शानदार अपन पढ़ेंगे मध्यचक्र। अब मध्यचक्र क्या होता है? दो मध्यकाल के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या कहते हैं? मध्यचक्र कहते हैं अपन। क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रस साइकिल किसको कहेंगे? मध्यचक्र किसे कहेंगे? हीट साइकिल या एस्ट्रस साइकिल। दो मध्यकालों के मध्य शारीरिक घटनाओं को हीट साइकिल कहते हैं। यह अवधि वो होती है जिसमें पशु गर्भधारण का पूर्ण विकास के लिए अपने सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। चलो इसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मध्यकाल के लक्षण क्या है? देखो, पशु खाना पीना बंद कर देता है, उत्पादन कम हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बछड़े को पास में नहीं आने देता, योनि से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, उसकी मैटिंग करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। और उस टाइम अगर मैटिंग करते हो उसकी मध्य अवस्था में, तो ये क्या है? सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसमें बहुत संभावनाएं होती है, पूरी, ठीक है, संभावनाएं होती है। और हमने यही पढ़ा कि जो कृत्रिम प्रजनन था, इसमें संभावनाएं कितनी होती है? 70% से अधिक। अब आप AI करवा रहे हो और वो आपके मध्यकाल की मध्य अवस्था में आपने करा दिया, तो 100% आपकी गाय भैंस जो है वो रुक जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्भधारण उसका हो जाएगा बेटा। बहुत चलो समझ में आना चाहिए यार, टाइम की कोई कमी नहीं है, टॉपिक अपन करते रहेंगे। अब मैं आ जाऊं अपने वापस टॉपिक पे बेटा। अब मैं आ जाता हूं वापस टॉपिक पे। और टॉपिक क्या था अपना? पशुओं में प्रजनन। और पशुओं में प्रजनन में आपका जो पहला था आपका प्राकृतिक प्रजनन, ये वहीं पे खत्म हो चुका था। दूसरा जो था मेन चीज, उसमें आ गया मैं, कौन सा था बेटा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम योनि विधि या योनि प्रजनन या योनि विधि प्रजनन, जो समझ में आया आपको, प्रजनन, या इसको बोल सकते हैं AI,
जो सीमेन वाला सिस्टम होता है वो, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले किसने किया था 1322 में, एक अरब का क्या था, एक सरदार था, उसने किया था। एक अरब के सरदार ने ये चीज करी थी। कब करी थी बेटा? आपको 1322 के अंदर करी थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करते हैं। एक विशेष पिचकारी विधि द्वारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टाइम खूब है तो बोर मत होना। एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा सीमेन को मादा की जननेंद्रियों में छोड़ा जाता है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई पढ़ने में? ठीक है। दो भैंसें नहीं रुक रही, चलो इनकी भी मैं दवाई बता दूंगा तुम्हारे को, ठीक है ना। के आर गुजर भाई, मैं गोली बता दूंगा तुम्हारे को, जो मेडिकल से लाके एक पाउडर आता है वो इनको खिला देना, ठीक है, रुक जाएगी, है ना। और अब ध्यान रखना, जब इनका हीट पीरियड आए तो मिड हीट पीरियड में ही अपने को वो करवानी है। हाँ, सरदार जो था ना 1322 में, उसने घोड़ी पे किया था, मैंने बताया ना। ये 1322 में सर्वप्रथम एक अरब जगह है अपने, अरब में सरदार साहब थे, घोड़ी पर किया गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो स्पेंजी जो आपका था, ठीक है, उन्होंने किया था 1780 में, स्पेलेंजी नामक वैज्ञानिक ने किया था। विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं, पूरा विश्व, वर्ल्ड की अगर अपन बात करें कि भाई लोगों विश्व में सबसे पहले किसने किया, तो विश्व में 1780 में, विश्व में 1780 में कहां पे बेटा? इटली में। किसके ऊपर? कुतिया के ऊपर। कुतिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? कुतिया को अंग्रेजी में, दिलीप बताएगा कुतिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। स्पेलेंजी वैज्ञानिक द्वारा, वैज्ञानिक क्या डॉक्टर कह सकता हूं मैं, समझ में आया? विश्व में सबसे पहले, विश्व में फर्स्ट और सबसे फर्स्ट, समझ में आया बेटा? हाँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक एक अपन चीज पढ़ेंगे। अभी तक तुमने बताया नहीं है कुतिया को अंग्रेजी में क्या कहेंगे अपन। भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमारन ने 1939 में। 1900, अब विश्व का हो गया, अब मैं देख रहा हूं भारत का। भारत में फर्स्ट टाइम 1939 में डॉक्टर संपत कुमारन। राइटिंग तो समझ में आ जाती है ना अपने बोर्ड में, क्या है थोड़ा कई बार समझ में नहीं आती, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। डॉक्टर संपत कुमारन ने किया 1939 में। कहां पे किया था? आपके इज्जतनगर बरेली, ठीक है। डॉक्टर संपत कुमारन ने, अगर भारत में सर्वप्रथम पूछे तो, विश्व में सर्वप्रथम पूछे तो 1780 में इटली में कुतिया स्पेलेंजी ने किया था। और सबसे पहले पूछे अगर तो केस ने 1322 में अरब में सरदार के द्वारा घोड़ी पर किया गया। एक जो सरदार जी थे उनके द्वारा घोड़ी पे किया गया था, ठीक है। हाँ, डेयरी फार्म में किया था इन्होंने, मैसूर के अंदर। कृत्रिम गर्भाधान यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर संपत कुमारन ने मैसूर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। डेयरी फार्म में किया बेटा, याद रहेगा। भारत में किसने किया और उसके बाद में किसने किया, याद रहेगा। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, 1322 में हुआ। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना तुम लोगों को? नहीं भी आ रही है तो समझ लेना, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने की गारंटी हमारी है, राइटिंग की ज्यादा गारंटी हम नहीं लेते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 1943 में, 1943 में इलाहाबाद कहाँ पड़ता है आपके? यूपी में पड़ता है बेटा। यहाँ पे क्या हुआ? एक भैंस का बच्चा हुआ, भैंस में बच्चा पैदा किया इस विधि द्वारा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा आपकी, यहाँ पे मैं बता दे, ये लो, ये मैंने पॉइंट्स आपके बना दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करूं अगर 1942 में पी भट्टाचार्य द्वारा किया गया, 1942 से पहले 1942 में गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं तो 1942 में आपके जो पी भट्टाचार्य द्वारा
IVRI, ठीक है। IVRI कहाँ पर आपका? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली। हाँ, इज्जतनगर बरेली में किया था। अरे सही आ रही ना सर? 1943 में। अरे बता रहे भाई, तुम तसल्ली तो रखा करो, लिखा ना मैंने। 1943 आ गया इलाहाबाद। 1942 में मैंने बताया कि पी भट्टाचार्य के द्वारा किया गया। 1942 के अंदर किसके द्वारा किया गया? पी भट्टाचार्य द्वारा IVRI में किया गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें IVF द्वारा, तो NDRI के अंदर मोतीलाल जो आपका है, एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, मोतीलाल। ये पूछ सकता है, मोतीलाल मदन। अब मोतीलाल मदन साहब जो थे, इन्होंने क्या किया? IVF का नाम सुना आपने? IVF मैम आ गए क्या? चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। टाइम क्या हुआ? 1 मिनट 46। अब अच्छा अभी टाइम है अपना, ठीक है। मोतीलाल मदन जो थे, इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम पता है, विश्व का जो पहला IVF जो था, IVF बफेलो का प्रथम, वो किस में? NDRI में। NDRI फर्स्ट बफेलो ऑफ, ठीक है, IVF के द्वारा। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। ये लो बेटा, अब इनमें समझाने की जो चीज आएगी झट से मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कृत्रिम प्रजनन या योनि विधि जो है के चरण, अब आएगा मजा। यहाँ पे आएगी चीजें समझने लायक और दमदार चीजें। पांच चरण है बेटा इसके। पांच क्या है? चरण है। पहली द्वारा भैंस और गाय का बच्चा कौन सा है? अच्छा, विवेक का आ रहा है कि सर पहली AI के द्वारा अपने भैंस का बच्चा कौन सा है? तो इसमें जो अगर मैं बात करूं गंगा, गाय की बात करूं तो बेटा गंगा है। ये इतना सुपरवाइजर में आपके पूछना नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कम चीजें पढ़े पर प्योर चीजें पढ़े, ठीक है। इतना पूछा हुआ नहीं है, पहले मैंने देखा है गंगा है, और वो मैं अभी बताऊंगा आगे, अभी तो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अपना, सारी चीजें बताऊंगा, सिंगल चीज भी अपन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो कृत्रिम प्रजनन के चयन, मैं इतना सा समझा रहा हूं आपको कि जो आपका कृत्रिम प्रजनन जो AI है, जो सीमेन अपन लगवाते हैं, जो डॉक्टर आता है, तो वो डायरेक्ट नहीं आ जाता उसके घर से टंकी टाक के। उसमें जो सीमेन जो आता है, वीर्य जो आता है, जो स्पर्म्स जो आते हैं, उनको एकत्र करने का, या इसके क्या होते हैं? चरण होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं चरण, वो मैं बात कर रहा हूं आपका। सबसे पहला है वीर्य एकत्र करना। पहला ही क्या है? सीमेन या वीर्य एकत्र करना, ठीक है भाई साहब, कर लिया इकट्ठा। कैसे करेंगे वो तो अब बात करूंगा। उसके बाद क्या करोगे? इकट्ठा करने के बाद में फिर करेंगे भाई, डायरेक्ट तो ले जा नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? उसके टेस्ट करेंगे, वीर्य परीक्षण, जिसको अपन कह सकते हैं सीमेन टेस्ट। क्लियर बेटा? चलो ठीक है भाई, टेस्ट भी कर लिया। इसके बाद में क्या करोगे आप? हैं, टेस्ट के बाद में क्या करोगे? वीर्य तनुकरण, उसको पतला करेंगे। जैसा है वैसा थोड़ी। हमने एक चीज पढ़ी थी कि इस विधि में एक सांड के द्वारा 1000 गायों का अपन क्या कर सकते हैं, तो वो इतने से तो कर नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ मिलाएंगे, उसको तनुकरण करेंगे। क्या मिलाएंगे वो क्वेश्चन आता है, वो मैं बाद में बात करूंगा। अपन पहले क्या करेंगे? मिलाएंगे, बस अपने को इतना पता है। उसको क्या करेंगे? तनुकरण करेंगे, उसका पतला करेंगे, ठीक है। पतला करने के बाद में क्या करेंगे? वीर्य का भंडारण करेंगे। भंडारण, स्टोरेज। ऐसा तो है नहीं कि पतला करके टंकी में भर दिया, आज के आज ही फोन आ गया, सीमेन लगा के आ गए, नहीं। उसका क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे, उसका भंडारण अपन करेंगे। और सबसे लास्ट जो अपना है वो क्या करेंगे? जो अपने डॉक्टर आके करके जाता है, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, वीर्य सेचन। ये 5 विधियां हैं, ठीक है। ये 5 क्या है? इसके मेथड है, और इन 5 मेथड से ही क्वेश्चन आता है। ये स्टेप्स हैं, और मैं इन स्टेप्स को इतने प्यार से आपको समझाने वाला हूं अब, एक एक स्टेप को, कि आपको बहुत शानदार तरीके से मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीर्य एकत्र करना। तो वीर्य एकत्र करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक विधि आती है, कृत्रिम योनि विधि। क्या होता है? कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल वेजाइना। आर्टिफिशियल वेजाइना, इसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट किया हुआ है, मेरे पास पूरे वीडियो पड़े हैं, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है एडिटिंग का। एक क्लोन बनाया गया है भैंस का, गाय का, ठीक है। मतलब
एक उसकी तरह बनाया जाता है, नकली की जो गाय भैंस होती है ना उस टाइप का बनाया जाता है, और उसमें ऐसे हार्मोन्स छोड़ दिए जाते हैं कि वो ओरिजिनल खुशबू देती है। ठीक है, तो जैसे ही जो नर है आपका, नर पशु जो है उसके आसपास आता है, और फिर जब वो उसमें मैटिंग की क्रिया करने की कोशिश करता है, उसके साथ समागम, उसके साथ मैथुन, उसके साथ वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, और जैसे ही वो स्पर्म्स का स्खलन करता है, वीर्य को छोड़ता है, तो वो उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं कृत्रिम योनि विधि। आई थिंक इतना सफिशियंट है आपको समझाने के लिए कि कृत्रिम योनि विधि क्या है। ठीक है, इसमें बात करते हैं जो कृत्रिम योनि का तापमान है वो कितना रखा जाता है। मेन चीज जो है कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है। तापमान कितना रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो तापमान रखा जाता है 39 से 41 डिग्री तक, 39 से 41 डिग्री सेल्सियस। अरे यार तुम्हारे कमेंट्स कैसे नहीं आ रहे, मेरे को ऑफ तो नहीं हो गया, मेरे को बताते रहा करो तुम, ठीक है। 39 अपना रखते हैं भैंस में, 39 किस में रखते हैं भाई, आपका भैंस में, और आपका जो गाय में रखते हैं वो कितना रखते हैं 41 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? अरे विवेक भाई समझ में आया आपका कि कृत्रिम प्रजनन के ये चरण हैं, इनमें जो पहला ही है कि वीर्य एकत्र तो कर रहे हैं पर कैसे करेंगे, कृत्रिम योनि विधि के द्वारा करेंगे। कृत्रिम योनि का जो टेम्परेचर अपन रखते हैं वो कितना रखते हैं बेटा, कृत्रिम टेम्परेचर भैंस में रखते हैं 39 डिग्री सेल्सियस और गाय में रखते हैं 41 डिग्री सेल्सियस। अब बात करूं मैं इसकी कि इसको कितने डिग्री के कोण पे लगाया जाता है, अभी तक भी नहीं आया। तो कृत्रिम योनि को जो लगाया जाता है वो 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है बेटा। क्या किया जाता है, 45 डिग्री के कोण पर इसको लगाया जाता है। यस बंटी का अब की बार कमेंट आया है। इसके बाद में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसकी कृत्रिम योनि का जो आकार होता है, अगर इसकी मैं बात करूं व्यास की, तो 6.5 सेमी होता है। कृत्रिम योनि का जो व्यास होता है 6.5 सेमी होता है। अगर मैं लंबाई की बात करूं इसकी लंबाई की, ठीक है, कृत्रिम योनि से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। टेम्परेचर 39 भैंस में रखते हैं, गाय में 41 डिग्री रहता है, 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। इसका जो व्यास रहता है वो 6.5 सेमी होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई की तो वो 60 सेमी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 60 सेमी होती है। चलो ये चीज तो यहाँ से अपनी हो गई कि इस टेम्परेचर पे ये करते हैं बेटा। अब मैं आगे बात करूँ अगर इसी के अंदर वीर्य संग्रहण, ठीक है, एक नर पशु से अगर अच्छी क्वालिटी का अपने को सीमेन चाहिए ना, तो एक नर पशु से सप्ताह में एक बार ही अपन वीर्य ले सकते हैं या उससे सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक नर पशु से बेस्ट क्वालिटी के लिए वीक में सप्ताह में एक बार वीर्य एकत्र अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार वीर्य। दिलीप एक बार, लोकेंद्र का भी आ गया, वीर का, अच्छा पिंटू, सबको समझ में आ रहा है। और अगर मैं बात करूं एक साल में, तो एक नर पशु से एक बार, सप्ताह में एक बार। अगर मैं बात करूं एक नर पशु से एक साल में तो लगभग आपको मैं बता दूं 52 से 55 सर्विस ली जाती है, 52 से 55 सर्विस। समझ गए? ऐसा नहीं डेली सर्विस दे रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ 52 से 55 बार, क्योंकि कुछ ऑप्शंस में आपको 55 भी देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना 52 से 55 बार आपके सर्विस ली जाती है। ठीक है बेटा, अब इसी में अगर मैं बात करूं राम, ठीक है, वो यहाँ पे इतना पूछेगा नहीं आपको। ये पहली चीज अपनी कंप्लीट हो गई, पहली चीज कंप्लीट, इसमें कोई डाउट आपको पहली में? अब दूसरी, ये यहाँ से वीर्य एकत्र हो गया अपना, कैसे निकाला, कृत्रिम योनि बनाई, 45 डिग्री के कोण पे रखा, भैंस के अंदर टेम्परेचर 39 रखा, गाय में 41 रखा, व्यास इसका इतना रखा, और एक नर पशु से वीक में एक बार सर्विस ली। साल भर अगर ले रहे हैं तो कितने बार सर्विस ले रहे हैं अपन, लगभग 52 से। इस प्रकार से योनि बनाई, उसके अंदर ऐसा कुछ डाल देते हैं, जैसे ही वीर्य स्खलन होता है इसमें इकट्ठा हो जाता है आके, तो यहाँ से अपना इकट्ठा हो गया। अब बात क्या करेंगे, इकट्ठे हुए वीर्य का क्या करेंगे बेटा, अपन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और टेस्ट दो प्रकार के होते हैं इसमें, 1 और 2। ठीक है, 2 ही टेस्ट है मेजर जो आपको याद करने हैं और जहां से क्वेश्चन आता है। पहला आपका बीबीसी और दूसरा है एमआरबी। पहला है बीबीसी टेस्ट और दूसरा है एमआरबी
टेस्ट। अभी मैं इनके नाम वगैरह सारा आपको दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। इधर बात कर लेते हैं इसकी छोटी सी, यहाँ पे इस जगह मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है सबको? ठीक है, यहीं से आपको सही से दिख भी जाएगा। बीबीसी टेस्ट, बीबीसी मेजर चीज, इसका नाम बाद में देखेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ जो बीबीसी टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है बताओ? वीर्य के पीएच और उसकी शुद्धता के लिए, वीर्य के पीएच और शुद्धता के लिए, वीर्य के पीएच व वीर्य शुद्धता के लिए, प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए टेस्ट किया जाता है। मिथाइल ब्लू टेस्ट इसको बोलते हैं। और वीर्य का जो पीएच होता है वो कितना होता है? जल्दी से मेरे को बता दो, वीर्य का पीएच कितना रहता है? बताओ बताओ। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका अपेक्षित घनत्व, वीर्य के अपेक्षित घनत्व की अगर मैं बात करता हूं, तो वीर्य का जो अपेक्षित घनत्व रहता है वो रहता है 1.035, 1.035। ये क्या है इसका अपेक्षित घनत्व? अपेक्षित घनत्व किसका? वीर्य का। और वीर्य का पीएच जो होता है लगभग 6.7 पीएच इसका रहता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भैंस के वीर्य का पीएच तो वो कितना रहता है? 7.4। यहाँ पे लिख देता हूँ, भैंस के मतलब भैंसे के वीर्य का पीएच वो कितना रहता है? 7.4, 7.4। इसको मैं अलग से अंडरलाइन कर देता हूँ बेटा, कोई भी इश्यू नहीं है। आपको 2 टेस्ट किए जाते हैं। पहला जो टेस्ट है आपका, जिसको मिथाइल ब्लू टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो किया जाता है किसके लिए? वीर्य के पीएच और उसकी शुद्धता के लिए, वीर्य के पीएच और उसकी शुद्धता के लिए पहला जो टेस्ट किया जाता है अपना वीर्य के पीएच और उसकी शुद्धता के लिए, ब्रोमोथाइल ब्लू टेस्ट इसको बोलते हैं। ब्रोमोथाइल ब्लू टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमोथाइल ब्लू टेस्ट, ब्रोमोथाइल ब्लू टेस्ट। अब दूसरे की बात कर लेता हूं मैं, और दूसरे को मैं उसी साइड कहीं पे लिख देता हूं तो आपको दिख सके। दूसरा जो अपना टेस्ट है एमआरबी टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेस टेस्ट, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए। इसमें तो की जाती है उसकी शुद्धता, और उसका पीएच। और ये जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? अपने स्पर्म जो है शुक्राणु की गतिशीलता व जीवन के आधार पर, गतिशीलता, एक्टिवनेस जो है उसकी, उसके आधार पे कि शुक्राणुओं में गतिशीलता कितनी है। मेनली क्वेश्चन यही आता है मेरे बेटा यहाँ से कि शुक्राणु की गतिशीलता के लिए टेस्ट किया जाता है एमआरबी टेस्ट, और इसकी शुक्राणु की पीएच और शुद्धता के लिए टेस्ट किया जाता है बीबीसी टेस्ट। कौन सा? बीबीसी, मिथाइल ब्लू रिडक्टेस्ट। मिथाइल ब्लू, इसको क्या बोलते हैं? एमआरबी को मिथाइल ब्लू रिडक्टेस टेस्ट। क्लियर बेटा? 2 चीजें अपनी क्लियर हो गई यहाँ पे, 2 चीजें अपनी कंफर्म क्लियर हो गई। टाइम क्या हो गया? चलो मैम की क्लास का टाइम हो गया, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको और बता दूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात कर लेंगे। बीबीसी टेस्ट अपना हो गया है ना। अपेक्षित घनत्व मैंने बता ही दिया 1.035, 1.035 वीर्य का अपेक्षित घनत्व। वीर्य का पीएच 6.7। अगर भैंस के वीर्य की बात करूं मैं तो 7.4 हो गया। ठीक है, पीएच और शुद्धता के लिए बीबीसी टेस्ट, पीएच और शुद्धता बीबीसी। एमआरबी मिथाइल ब्लू रिडक्टेस जिसके लिए? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए। किसके लिए? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए होता है। अब मैं बात करूं वीर्य का पीला रंग जो किसके कारण होता है? राइबोफ्लोविन के कारण। यहाँ पे लिख देता हूं, वीर्य का पीला रंग राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन के कारण। एक और यहाँ पे छोटी सी चीज है कि वीर्य के अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? एमिन्स के कारण। यहीं पे लिख देता हूं बेटा मैं, वीर्य में गंध एमिन्स, एमिन्स के कारण, एमिन्स के कारण। क्लियर बेटा? वीर्य के अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? एमिन्स के कारण आती है आपके। ठीक है, चलो अभी अपना जो बच रहा है शुक्राणुओं का तनुकरण, ये वाला और देख लेते हैं। जो तनुकरण है वो किससे होता है? एग यॉक से या साइट्रिक अम्ल से। तनुकरण जो वीर्य को पतला किया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है? एग यॉक या फिर साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल।
अब मैम की क्लास है, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे वीर्य का भंडारण। तो भंडारण भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलो टॉपिक को एंड ही कर देते हैं, ठीक है। चलो नहीं नहीं, मैं टॉपिक को एंड ही करता हूँ, फिर इसका कुछ बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, पर यहाँ पे अपन इसको कर लेते हैं। मैम 1 मिनट बस, लास्ट, हाँ लास्ट वो बची है हमारी। एक योग व साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब भंडारण की अगर बात करूँ तो इसको 3-4 तरीके से अपन भंडारण कर सकते हैं। 3-4 तरीके से अपन भंडारण कर सकते हैं वीर्य का भंडारण। एक तो अपन कर सकते हैं बेटा कमरे के तापमान पे, कमरे के तापमान पर, ठीक है। एक तो अपन पहला तो हो गया कमरे के तापमान पे। अगर मैं कमरे के तापमान पे बात करूं तो गर्मियों में 4 से 6 घंटे और सर्दियों में 10 से 12 घंटे। गर्मियों में अगर मैं बात करूं, गर्मी में तो 4 से 6 घंटे इसको मैं रोक सकता हूं, और सर्दी में अगर मैं बात करूं बेटा तो लगभग 10 से 12 घंटे इसको भंडारित कर सकता हूं। किस पे? कमरे के टेम्परेचर पे। किस पे बेटा? कमरे के टेम्परेचर पे। आगे बात करता हूं, आगे बात करते हैं वीर्य के भंडारण की। अगर मैं बात करूं इसका कि 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसको लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर पे अपन वीर्य को कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक क्या कर सकते हैं? भंडारण कर सकते हैं बेटा। इसके बाद मैं बात करूं -79 डिग्री सेल्सियस, -79 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस CO2 व एल्कोहल में, ठोस, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठोस CO2 व एल्कोहल, 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 ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये भंडारण की पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और चौथी जो सबसे फेमस है भंडारण के लिए वो कौन सा है बेटा? -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस तरल द्रव नाइट्रोजन, तरल द्रव N2 जो आपकी है नाइट्रोजन है, उस पर अपन भंडारण कर सकते हैं इसको, और खूब लंबे टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है। अनंत काल तक भंडारण अपन कर सकते हैं। और इसमें जो भंडारण के लिए यंत्र काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रायोकेनेजार। क्या बोलते हैं बेटा? क्रायोकेनेजार, क्रायोकेनेजार यंत्र। भंडारण वाला खत्म। अब आता है अपना वीर्य सेचन। अपन वीर्य सेचन के बारे में देख लेते हैं, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीर्य सेचन, वीर्य सेचन का मतलब हो गया उसको मैं ले आया, उसको पतला कर लिया, टेस्ट कर लिए, ठीक है, पीएच देख लिया, उसको भंडारण भी मैंने कर लिया क्रायोकेनेजार यंत्र में। अब आता है वीर्य सेचन, और वीर्य सेचन में 2 ही विधियां हैं, रेक्टोवेजाइनल और वेजाइनल स्पेकुलम। 2 विधियां हैं वीर्य सेचन की। पहली है रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल विधि, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो रेक्टोवेजाइनल मेथड अपना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये कभी नहीं पूछेगा आपको कि रेक्टोवेजाइनल क्या है, रेक्टोवेजाइनल क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा। रेक्टोवेजाइनल गाय व भैंस में यूज की जाती है। और दूसरी अपनी वेजाइनल स्पेकुलम, वेजाइनल, वेजाइनल, वेजाइनल स्पेकुलम, स्पेकुलम विधि। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा सीधा सा। ये जो है रेक्टोवेजाइनल विधि गाय और भैंस के लिए, गाय व भैंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। और ये जो है वो है भेड़ और बकरी के लिए, भेड़ व बकरी के लिए। ये हो गया अपना आज का पशु प्रजनन कंप्लीट। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 सेकंड और लेता हूं आपका कि इसमें कितना यूज होता है वीर्य की मात्रा। 0.5 से 2 ml। ये वीर्य सेचन जो करते हैं 0.2 से 5 ml तक यूज होता है। जो छोटे पशु हैं गाय जो भेड़ बकरी है इनमें 0.2 से 0.5 तक हो जाएगा, 0.2। और जो बड़े हैं उनमें 5 ml तक, 0.5 ml तक यूज किया जाता है। तो आई थिंक सारा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना एक ही स्लाइड में, तो सारा आपको सही समझ में आएगा। ये लो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते इसको। ये लो भाई, कृत्रिम प्रजनन पढ़ा, उसमें क्या है 5 चरण है। सबसे पहले वीर्य एकत्र करेंगे, वीर्य एकत्र कृत्रिम योनि विधि द्वारा करेंगे। 39 भैंस में रखेंगे, 41 गाय में रखेंगे। 45 डिग्री के कोण पे लगाएंगे, 6.5 सेमी व्यास है, 60 सेंटीमीटर लंबाई है। जब इसको इकट्ठा कर लिया हमने, एक नर पशु से सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, साल में 52 बार सर्विस ले सकते हैं। जब ये इकट्ठा कर लिया हमने तो उसका करते हैं फिर टेस्ट। सेकंड नंबर पे बीबीसी और एमआरबी। बीबीसी जो होता है मिथाइल ब्लू टेस्ट होता है, वो होता है वीर्य की शुद्धता और पीएच के लिए होता है। वीर्य का पीएच 6.7 होता है, भैंस का वीर्य का पीएच 7.4 होता है, और वीर्य का अपेक्षित घनत्व 1.035 होता है। उसके बाद में अपन करेंगे एमआरबी टेस्ट, जो कि करेंगे इसकी मिथाइल ब्लू रिडक्टेस टेस्ट होता है वीर्य के
गतिशीलता के लिए, शुक्राणु की गतिशीलता के लिए करेंगे। वीर्य का पीला रंग राइबोफ्लोविन होता है, गंध एमिन्स के कारण आती है। फिर उसके बाद में करेंगे इसका तन्नुकरण। तन्नुकरण के लिए क्या करते हैं अपन, अंडे का योक या साइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं इसको पतला करने के लिए। फिर करते हैं भंडारण, कमरे के तापमान पे 4 से 6 घंटे गर्मियों में, सर्दियों में 10 से 12 घंटे, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 3 से 4 दिन, और -79 डिग्री सेल्सियस जो ठोस CO2 है, एल्कोहल है, उसमें अपन कर सकते हैं, या फिर -196 डिग्री सेल्सियस तरल द्रव नाइट्रोजन में क्रायोकिनेजार यंत्र में अपन इसको कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। इसको जब भंडारण कर लिया, स्टोरेज कर लिया, वीर्य सेचन होता है, वीर्य सेचन होता है इसको मादा में डालना। और वो हमने पढ़ा था कि एक स्पेशल पिचकारी के माध्यम से जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, वो ये यूज करते हैं, इसी को अपन AI बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी दो विधियां हैं, रेक्टोवेजाइनल विधि और वेजाइनल स्पेकुलम विधि। रेक्टोवेजाइनल विधि है वो गाय और भैंस के लिए है, और वेजाइनल स्पेकुलम विधि है वो भेड़ और बकरे के लिए। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया। एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी है, देन आपकी GK की क्लास है, कंटिन्यू आपकी 5-5 घंटे क्लासें हो रही है। कोई भी मेरे को नहीं लगता आपको इश्यू हो रहा होगा, और होए तो भी हम खड़े हैं आपके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।